सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोरोना वायरस से मिलकर लड़ेंगे सार्क देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपात कोष गठित करने का प्रस्ताव। भारत देगा $1 करोड़। सार्क के बाद G20 देशों को भी साथ लाने में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने की सराहना। कोरोना वायरस संक्रमण से यूरोप में हालात बेहद खराब। इटली में एक दिन में 368, स्पेन में 100 से ज्यादा और फ्रांस में 29 मौतों के बाद यूरोप में मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार। ईरान में 113 और लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मौतों का आंकड़ा 6000 के पार। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 110 मामलों में से अब तक 13 लोग हुए ठीक। नियंत्रण और बचाव के कदमों की केंद्र सरकार लगातार कर रही है निगरानी। विदेशों में रह रहे भारतीयों की मदद के लिए भी प्रयास जारी। ईरान से 53 भारतीयों का चौथा जत्था आज पहुंचा स्वदेश। राज्यसभा की कार्यसूची में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पर आगे की चर्चा। रेल समेत 4 अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा भी शामिल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा लोकसभा में रहेगी जारी। विनियोग विधेयक 2020 भी एजेंडे में शामिल। और मध्य प्रदेश में बहुमत परीक्षण को लेकर संशय बरकरार। राज्यपाल के आदेश के बावजूद विधानसभा की कार्यसूची में बहुमत परीक्षण का उल्लेख नहीं। बीजेपी की राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद बहुमत साबित करने की मांग। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट कराने में लेंगे फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क देशों के स्वैच्छिक योगदान के आधार पर कोविड-19 आपात कोष गठित करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस कोष की शुरुआत के लिए $1 करोड़ देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर क्षेत्र में कोविड-19 का सामना करने के लिए साझा रणनीति बनाने को लेकर कल सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चिकित्सकों और विशेषज्ञों की रैपिड रिस्पांस टीम बना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस पोर्टल स्थापित किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि सार्क देश क्षेत्र में महामारियों पर नियंत्रण के लिए हो रहे शोध को लेकर साझा शोध प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं। We can respond best by coming together, not growing apart. Collaboration, not confusion. Preparation, not panic. I propose we create a COVID-19 emergency fund. This could be based on voluntary contributions from all of us. India can start with an initial offer of $10 million for this fund. Any of us can use the fund to meet the cost of immediate actions. We had set up an integrated disease surveillance portal to better trace possible virus carriers and the people they contacted. We could share this disease surveillance software with SARC partners and training on using this. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सार्क देशों को कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए एक साथ तैयारी, एक साथ काम और एक साथ सफल होना होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 150 से भी कम मामले सामने आए हैं, लेकिन क्षेत्र को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि ये विश्व की आबादी के 5वें हिस्से का घर है। प्रधानमंत्री ने इससे निपटने के भारतीय अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि भारत का मूल मंत्र
तैयारी करो पर भयभीत ना हो रहा है। Prepare but do not panic has been our guiding mantra. We were careful to not underestimate the problem, but also to avoid knee-jerk reactions. We have tried to take proactive steps, including a graded response mechanism. We started screening entry into India from mid-January itself, while also gradually increasing restrictions on travel. The step-by-step approach has helped avoid panic. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2 महीने के भीतर भारत ने देश भर में 66 और प्रयोगशालाएं बनाई हैं। उन्होंने बताया कि 1400 से ज्यादा भारतीय विभिन्न देशों से स्वदेश लाए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत अपने पड़ोसियों के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा। Within 2 months, we moved from one major facility for pan-India testing to more than 66 such labs. We also responded to the call of our people abroad. We evacuated nearly 1,400 Indians from different countries. We also similarly helped some of the citizens of our neighboring countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सुझाव दिए जिसकी दक्षिण देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने सराहना की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य मामलों पर विशेष सहायक जफर मिर्जा ने हिस्सा लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने क्षेत्रीय देशों को जांच किट और अन्य सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए दक्षिण मंत्री स्तरीय समूह के गठन का प्रस्ताव भी किया। I strongly recommend the SAARC leaders to formulate a mechanism to assist our economies to tide over this very difficult period. A SAARC ministerial level group be established to discuss, share best practices and coordinate regional matters on combating coronavirus. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वुहान से 23 बांग्लादेशी छात्रों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। SAARC countries need to cooperate and collaborate closely to fight this pandemic. We need to force collaboration through our collective capacity, expertise and resources. मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद ने कोविड-19 आपात कोष की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि स्थिति से निपटने के लिए साझा प्रयासों की आवश्यकता है। In times of crisis, we do come together. The Maldives is fortunate to have received general assistance from India, and I convey my government's appreciations to Prime Minister Modi and the people of India. We have received medicine and a visiting medical relief team to work with Maldivian healthcare professionals. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री के सुझाव का स्वागत किया। उन्होंने कोरोना वायरस की समस्या से निपटने के लिए टेलीमेडिसिन का साझा नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव किया। India is both a very important member of SAARC and a member of the Shanghai Council, Cooperation Council. In Shanghai, both with China, that is our deepest sympathies in Iran. Can we coordinate between SAARC and the Shanghai Cooperation Council through your initiative? How much of the experience of China is replicable
to our situations and how do we both learn and help Iran. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि इस वायरस से निपटने के लिए दक्षिण देशों के बीच सामूहिक प्रयास की जरूरत है। Our collective wisdom and efforts will help us devise a sound and robust strategy for the SAARC region as we fight the COVID-19 pandemic. All the permits for mountaineering expedition for spring 2020 have been suspended and all major international conferences have been postponed. भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते शेरिंग ने कोविड-19 राहत कोष स्थापित करने का स्वागत किया और कहा कि वायरस से निपटने में विशेषज्ञों का अहम योगदान होगा। I would like to thank Prime Minister Modi for your excellent leadership to bring all of us together, because togetherness is required at all times. But when the whole world is fighting one common disease that we cannot see with our naked eyes, I think it's very important that all of us come together and leave behind our differences. पाकिस्तान के स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि उनका देश वायरस पर क्षेत्रीय चिंताओं को साझा करता है। उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम की उम्मीद करते हुए सबसे बुरे की तैयारी करनी चाहिए। The common concern over the potential of COVID-19 affecting South Asia. All our countries now have confirmed cases. A regional mechanism is proposed to share disease surveillance data in real time about prevalence and incidence of communicable diseases and public health events of regional significance. और सार्क के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों को भी साथ लाने में जुट गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों के बीच संयुक्त रणनीति बनाने का प्रस्ताव दिया है। मॉरिसन ने कहा कि उनका देश इस पहल का हिस्सा बनना चाहेगा। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय प्रयास है। G20 देशों में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। इनमें कोरोना का केंद्र चीन तो शामिल है ही, साथ ही वो देश भी हैं जहां कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। Aware that Prime Minister Modi is keen to organise a link up between all the G20 leaders. I think that's a commendable initiative. Australia obviously supports that, and I've communicated that. That's a matter for the Saudi government, who is the president of the G20 this year. But the Prime Minister and I agreed last night that an even more urgent meeting that would be needed would be a further meeting of the G20 finance ministers and central bank governors. This is a health crisis, but it has very serious economic impacts. Those economic impacts have been clearly affecting financial markets. Now, to date, that has been managed, but we've seen some highly volatile and quite disruptive activity on our financial markets. We want to be assured through our cooperation, as was occurred during the GFC amongst that very G20 group, that we can make sure that there is no further damage or undermining of financial markets, and the central bank governors and the finance ministers. और इस समय हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल अब उनका रुख करेंगे। अखिलेश, नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ फैलने के बाद इस तरह की पहल की। अब G20 का साथ आना सार्क के बाद कितनी बड़ी पहल बन सकता है, और आज जो स्थिति बनी हुई है कितना कारगर कदम साबित होगा ये? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सभी देश जिस तरीके से अपने आप को क्वारंटाइन करने में लगे हुए हैं, उसमें एक समस्या यह भी आ रही है कि सभी देश एक दूसरे के प्रति तिक्तता भी रख सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर अगर नहीं खुला होता है तो कुछ देशों को परेशानियां होती हैं, अगर आवाजाही नहीं होती है तो कुछ देशों को परेशानियां होती हैं। तो ऐसे समय में एक ऐसे समन्वय की भी जरूरत है जो इस बात को भी सुनिश्चित करे कि जो जरूरी सप्लाई ना बाधित हो। और उसके अलावा यह जो कोरोना वायरस का दंश है, वह दंश बिल्कुल किसी बड़े राजनयिक टकराव में भी न बदल जाए।
तो ऐसे में एक राजनेता की जरूरत होती है जो कि समन्वय स्थापित करे, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सार्क देशों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक जो पहल ली, और देखा आपने कि जिस तरीके से एक स्वागत हुआ, केपी शर्मा ओली जो शनिवार को उनकी सर्जरी हुई किडनी से संबंधित, और रविवार को वो इस सार्क सम्मेलन में उपस्थित थे, तो एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से आवश्यकता लोग महसूस कर रहे थे कि एक समन्वय की जरूरत है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे बड़ा जो है G20 जो समझ सकती है कि दुनिया के सबसे जो अति महत्वपूर्ण देश हैं, उन सारे देशों का एक समूह है, और उस समूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करने की शुरुआत की है। अभी 14 मार्च को प्रधानमंत्री की बातचीत हुई अमेरिका के विदेश मंत्री से भी, और उन्होंने भी इस बात की आवश्यकता महसूस की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की पोम्पियो से, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, और इन दोनों ने भी महत्वपूर्ण इस बात को समझा कि एक बड़े पैमाने पे सभी जो अहम देश हैं, जिन अहम देशों के माध्यम से सप्लाई होती है, ट्रैवल होता है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उनके बीच में एक संबंध होना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर नहीं पड़े। हो सकता है 1 महीने का ये मामला हो, लेकिन अगर ये ज्यादा बढ़ेगा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में काफी परेशानियां उत्पन्न होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी एक पहल बहुत ज्यादा जरूरत है जिसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 110 मामलों में से अब तक 13 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कुल 110 संक्रमित लोगों में 17 विदेशी हैं, इनमें 16 इतालवी नागरिक भी शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक 7 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 12, कर्नाटक में 6, महाराष्ट्र में 33, लद्दाख में 3 और जम्मू कश्मीर में 2 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। सरकार भारतीय नागरिकों के लिए कोरोना वायरस संक्रमण के पहले और दूसरे चरण की जांच निःशुल्क करा रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से बचाव और उसे काबू में करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदमों की स्थिति की कल समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रश्नों की मात्रा में वृद्धि के मद्देनजर पूरे समय कार्य करने वाले नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस बीच प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने साफ किया है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते अदालतों को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता और इसकी वजह से न्याय में देरी नहीं होगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 24 घंटे काम करने वाला हेल्पलाइन नंबर 9971876591 यानी 9971876591 शुरू किया गया है। इस नंबर पर डॉक्टरों से सीधे संपर्क किया जा सकता है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 80 लाख से ज्यादा N95 मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा वाले उपकरण भी खरीदे जाएंगे। वहीं थल सेना ने एक संसदीय समिति से कहा है कि सैनिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें उनके भोजन में शामिल सभी मांस उत्पादों की जांच भी शामिल है। सेना ने समिति को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने को लेकर मानेसर और जैसलमेर में असैन्य व्यक्तियों के लिए पृथक केंद्र स्थापित करने जैसे कदमों के बारे में भी जानकारी दी। वहीं कोरोना के असर को देखते हुए देश और दुनिया में बने अक्षरधाम मंदिरों को चलाने वाली बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था ने अगले कुछ दिनों तक प्रार्थना और पूजा को टाल दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर से आवाजाही बंद करने की घोषणा की है। वहीं कोरोना वायरस फैलने के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने अपने सभी क्षेत्रीय संभागों की ट्रेनों के एसी डिब्बों से कंबल और पर्दे हटाने का आदेश दिया है, क्योंकि उनकी रोज धुलाई नहीं होती है। रेलवे ने कहा है कि चादर, तौलिए और तकिए के खोल जैसे अन्य चीजें रोज धोई जाती हैं। रेलवे बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि इन डिब्बों में न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री तय किया जाए। साथ ही विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ईरान और इटली से कल 450 से ज्यादा भारतीय विमान से भारत लाए गए। ईरान से कल एयर इंडिया के 2 विमानों के जरिए स्वदेश लाए गए 234 भारतीय जैसलमेर पहुंच गए। इन्हें जैसलमेर में 14 दिन तक पृथक रखकर इनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। आज 53 भारतीयों का चौथा जत्था ईरान से भारत पहुंचा। ईरान से अब तक कुल 389 भारतीयों को अब तक स्वदेश लाया जा चुका है।
उधर इटली के मिलान से 218 भारतीय भी कल सुबह एयर इंडिया के विमान से दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के मुताबिक इन सभी को 2 सप्ताह तक अलग थलग रखा जाएगा। इन्हें छावला स्थित आईटीबीपी के पृथक स्वास्थ्य निगरानी केंद्र में रखा गया है। अनु दीवान हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं, फिलहाल हम उनका रुख करेंगे। अनु, भारत में देखें तो कोरोना वायरस संक्रमण के 110 मामले हैं, 13 लोग ठीक हो चुके हैं और 17 इसमें विदेशी भी शामिल हैं। फिलहाल अब बताइए, जो अभी स्थिति है, किस तरह के एहतियात और तैयारियों को लेकर अपडेट फिलहाल क्या है? बिल्कुल प्रीति, अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों में मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब मामले जो हैं 110 हो गए हैं और सबसे ज़्यादा मामले अगर राज्य में बात करें तो वो महाराष्ट्र के हैं, जहां पे 33 मामले सामने आए हैं। वहीं लेकिन एक खबर ये भी है कि 13 लोग यहां से ठीक हो चुके हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो 13 लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ 2 ही मौतें हुई हैं। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार में जैसे कि कल केंद्रीय परिवार एवं कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक रिव्यू मीटिंग की थी, एक समीक्षा बैठक की थी। उसके बाद जो कल उस बैठक में निर्णय लिए गए, जो कि आदेश दिए गए, वो आज जीओएम में भी बताए जाएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक होगी जिसमें ये पूरी जो अभी कोरोना वायरस की स्थिति है उसकी समीक्षा की जाएगी और क्या क्या तैयारियां सरकार की ओर से और ज़रूरी हैं और क्या कुछ कदम उठाने ज़रूरी हैं, उसके कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोरोना वायरस की स्थिति से लोगों को बचाने के लिए लगातार एडवाइस और लगातार सुझाव दें और लोग जो है उसको फॉलो भी कर रहे हैं। इस वजह से जो ये कह सकते हैं कोरोना वायरस की स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, काबू में है, क्योंकि लोग भी जो है वो इसको लेकर जागरूक हैं और ये जागरूकता जो है वो सरकार की पहल के कारण आई है। सरकार जो है हर तरफ से कोशिश कर रही है कि लोग जितना जागरूक हो सके उतना ही होगा कि इस कोरोना वायरस की चेन को बढ़ने से बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अनु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण से यूरोप में हालात बेहद खराब हैं। इटली में एक दिन में 368, स्पेन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद जहां यूरोप में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 2000 को पार कर गया, वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक हुई मौतों का आंकड़ा 6000 को पार कर चुका है। इटली में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। रविवार को कोरोना वायरस से 368 लोगों की मौत हो गई। ये अभी तक एक दिन में होने वाली सबसे अधिक मौतें हैं। इससे इस वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1809 हो गई। वहीं स्पेन में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के करीब 2000 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इटली के बाद स्पेन यूरोप का कोरोना वायरस से दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। फ्रांस में भी कोरोना वायरस के 29 और लोगों की इससे मौत हो गई। एक तरफ जहां फ्रांस में रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हैं, कैफे बंद कर दिए गए हैं, सिनेमा और नाइट क्लब बंद हैं। हंगरी में भी कोरोना वायरस संक्रमण से पहली मौत की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कोरोना वायरस से संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। ईरान में कोरोना वायरस से 113 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 724 पहुंच गया है। संक्रमित लोगों की संख्या 14,000 हो चुकी है। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो चीन और इटली के बाद ईरान तीसरे स्थान पर है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस्लाम के पवित्र स्थान मस्जिद अल अक्सा को बंद कर दिया गया है। और अब बात करेंगे संसद सत्र की। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो रही है और आज बजट सत्र के दूसरे चरण का 9वां दिन है। दोनों सदनों के एजेंडे में काफी अहम कामकाज है। राज्यसभा के एजेंडे में कई अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 विचार और पारित किए जाने के लिए है। इसके अलावा रेल मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। वहीं लोकसभा में 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल है। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ी हैं। सीधा फिलहाल उनका रुख करेंगे। कृति, आज सत्र के तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो रही है। आज का एजेंडा देखें तो काफी अहम है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पर आगे की चर्चा है। इसके समेत और विधायी कामकाज भी हैं जिन पर आज काम होना है। किस तरह से
आज का दिन अहम रहेगा। जी हाँ प्रीति, देखिए अगर हम पहले हफ्ते की बात करें राज्यसभा में तो सिर्फ 9% प्रोडक्टिविटी दिखी थी, वहीं दूसरे हफ्ते में जो प्रोडक्टिविटी है वो 80% से ज़्यादा रही। तो इस हफ्ते भी उम्मीद है कि अहम कामकाज होगा और जैसा आपने कहा कि कई अहम विधेयक हैं जो आज राज्यसभा में आएंगे। इसके अलावा मंत्रालयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही लोकसभा में आज बीजेपी ने अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी की है और सदन में रहने का उन्होंने आग्रह किया है, क्योंकि कई ऐसा कामकाज है, चाहे वो अनुदान मांगों का हो, दूसरे विभिन्न मंत्रालयों का, और उसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल, उस पर भी चर्चा है। तो दोनों ही सदनों में आज बेहद अहम कामकाज। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृति, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं राज्यसभा की 55 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच आज होगी, जबकि 18 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इन सीटों के लिए 26 मार्च को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में राजनीतिक हालात अस्थिर बने हुए हैं। आज फ्लोर टेस्ट हो पाएगा या नहीं, इस बात पर भी संशय बरकरार है। राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आज सदन में बहुमत साबित करने को कहा है और देर रात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने के बाद उन्होंने कल कहा कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन बंधक बनाए गए विधायकों को छोड़ा जाए। इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्यसूची में फ्लोर टेस्ट का उल्लेख नहीं किया गया है। मैंने तो राज्यपाल को जब मैं मिला था, मैंने तो उन्हें लिखित कहा था कि मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं। जो ये कैद विधायक हैं, इनको छुटकारा मिले। उसको पता है कि वो फ्लोर टेस्ट में हार रही है, इसलिए भाग रही है। फिर भी आग्रह करता हूं कि विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर आए सरकार। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।